वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं शो की जानिब। ताज साहब ये बताइए कि आपने जब डायरेक्शन शुरू की उस वक्त और आज में क्या फ़र्क है? टेक्निकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बूस्ट हो गई है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मतलब क्रोमा पे कोई भी चीज़ हम डिज़ाइन कर लेते हैं, सीन पूरा क्रोमा पे हो जाता है और फिर उसके बैकग्राउंड पे क्रोमा पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। ये टेक्निकल वर्ड है जो होता है, यूज़ हो रहा है। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है, पहले हमारे पास बड़े बड़े कैमरे होते थे, अब छोटे छोटे कैमरे ये आ गए हैं स्टिल टाइप के। और टेक्नोलॉजी बेसिकली ना टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई और टेक्नोलॉजी की वजह से ही फील्ड में बहुत तेज़ी आ गई है। मतलब जो सीन पहले कभी 2-3 4 घंटे में हम उसको रिकॉर्ड करते थे, अब जो है वो सीन बहुत आसानी से आधा पौन घंटे में बड़ी अच्छी तरह से हो सकते हैं। फिर ये कि कोई भी चीज़ हमारे पहले अगर हमें सीन के अंदर डिस्टर्ब करती थी, साउंड अगर हमारे बैकग्राउंड से अगर आ जाता था, अब वो चीज़ें नहीं रही। टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा हमें आसान बना दिया है, बहुत ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक उससे आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये बहुत फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा। और आर्टिस्टों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क ये आया है कि पहले आर्टिस्ट रिहर्सल्स वगैरह करते थे, हर चीज़ को ऑब्जर्व करते थे, स्क्रिप्ट को पढ़ते थे, अपने करैक्टर को पढ़ते थे। लेकिन बहुत सॉरी फॉर दैट कि आजकल के आर्टिस्ट जो है ना उतना ज़्यादा उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करते और बस जो भी है डायरेक्टर, ये तो डायरेक्टर के ऊपर होता है, लेकिन ये कि टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा अहम है जो चेंजेस आई हैं मेरे ख्याल में। शारिक, यही सवाल आपसे, आपको माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में, क्या फ़र्क महसूस करते हैं पिछले 10 सालों के और अब में? अच्छा देखें, 10 सालों में अभी तो बहुत फ़र्क आ गया हमारी फील्ड में। तो टेक्नोलॉजी अब जो है ना बहुत ऊपर चली गई है। जैसे कि हम पहले अगर एक ऐसा सेटअप करने के लिए जो है हमें 6 लोग ले जाने पड़ते थे, केबल्स भी लगानी है, तो वायरिंग करनी है, तो लाइट्स के बल्ब्स लगाने हैं। अब इतनी आसान टेक्नोलॉजी आ गई है कि मैं अकेला जो है पूरा सेटअप कर सकता हूँ। एक पोर्टेबल बैग में मेरी लाइट्स आ जाएंगी, ना उसमें मैंने केबल लगानी, ना कुछ, सिंपल बैटरी लगाई, लाइट लगाई, शूट की, पैक किया, एक पोर्टेबल, यानी कि सिमट गई है पूरी। 10 सालों में ना इंडस्ट्री और छोटी होती जा रही है। अब आगे जैसे जैसे जाते जा रहे हैं तो और टेक्नोलॉजी स्मूथ होती जा रही है। अब जैसे कि हम पहले आउटडोर में भी लाइट्स यूज करते थे, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, कैमरा बैग में आप रिफ्लेक्टर और पॉली टाइप की चीज रखें और एक ही बंदा जाके उसको, जो पहले 4 लोग शूट करते थे वो अब 2 लोग आराम से शूट कर सकते हैं। ताज साहब ये बताइए कि आपने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ बहैसियत असिस्टेंट डायरेक्टर के किया, अब आप माशाल्लाह डायरेक्टर हैं, तो अब जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया होगा? जी बिल्कुल, कैप्टन ऑफ द टीम एज अ डायरेक्टर काम करना पड़ता है। कोई भी चीज़ मैनेजमेंट से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए या सीन के हिसाब से थोड़ा सा आगे, तो वो डायरेक्टर ही देखता है तमाम चीज़ों को। असिस्टेंट तो पहले ही होता था, मेहनत वो करता था स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ना, स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया, उसके वो देखा और उसको शेड्यूलिंग की, ये चीज़ें सारी चीज़ें। डायरेक्टर हर चीज़ को देखता है, शेड्यूलिंग क्या, एक्टर क्या, ये फ्रेम क्या बन रहा है, लाइटिंग कैसी है, उसको सब चीज़ें आनी चाहिए। इवन के उसे म्यूज़िक भी थोड़ा सा उससे उसका होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हम बैकग्राउंड म्यूज़िक डालते हैं ना तो वो फील पैदा करती है। अब आप एक हॉरर फिल्म देखें और आप अकेले कमरे में बैठकर उसको देखें, अगर उसका साउंड अगर आप ख़त्म कर दें, म्यूट कर दें उसे, तो आपको बिल्कुल भी कोई डर खौफ नहीं आएगा उसमें। लेकिन अगर आप उसमें सिर्फ साउंड डाल दें उसके बैकग्राउंड के ऊपर, तो फिर आपकी फीलिंग्स अलग होंगी, उसमें आपको डर भी लगेगा। ये बैकग्राउंड म्यूजिक का काम है। तो हर चीज़ का एक अपना एक रिदम है, अपनी एक चीज़ है। कैरेक्टराइजेशन में भी हर डायलॉग का अपना एक अलग रिदम होता है। मैंने जो कुछ अपने उस्तादों से सीखा है वो यही सीखा है कि यार आप स्क्रिप्ट के ऊपर, सीन के ऊपर नहीं जाओ, बल्कि उस करेक्टर के ऊपर जाओ जो करेक्टर आपने दिया हुआ है वहाँ पे ना, एक एडजस्ट किया हुआ है करेक्टर क्या है वो, और उसको उसमें। हमारे यहाँ ये है, पहले ज़माने में मैंने रोबिन आशिर साहब के साथ एक काम किया था, असिस्टेंट था मैं, फारूक मंगल की सीरियल थी, तो हम एक मज़ार के ऊपर सीन कर रहे थे। तो बीच में मैं गया उनसे पूछने के लिए, मैम ये आपका सीन है क्या? उन्होंने मुझे बिल्कुल अलग कर दिया, क्योंकि उन्होंने फिर बाद में उठाया कि सॉरी बेटा, मैंने उस वक्त आपको मना कर दिया था। एक्चुअली मैं उस वक्त पूरे सीन के अंदर जो करेक्टर था उसमें भी फील कर रही थी बिल्कुल कि ये करेक्टर मुझे किस तरह से इसको मैनेज करना है।
तो ये वो अदाकार हुआ करते थे उस ज़माने। आजकल जो है क्योंकि टाइम नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है और हर चीज़ को हम बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं, तो ये मतलब थोड़ा बहुत चेंज है। शारिक, ये बताइए कि स्टिल फोटोग्राफी में क्या ऐसे लवाजमात हैं, क्या चीज़ें हैं जिनसे एक स्टिल फोटो जो है वो ज़िंदगी से भरपूर नज़र आता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है लाइट्स। दूसरी चीज़ होता है कि मेकअप आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हेयर स्टाइलिंग होती है, फिर जो आपने ड्रेस और आउटफिट्स जो भी पहना हुआ है ना, वो डिपेंड करता है, प्लस के आउटफिट्स के ऊपर वो लोकेशन डिपेंड करती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप वेडिंग यानी शादी का जोड़ा पहनकर समंदर पे जा रही हैं तो वो तुक नहीं बन रही है। समंदर पे आप कैजुअल जीन्स टी शर्ट में जाएंगी तो वही आपको अच्छा लगेगा ना। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपका आउटफिट क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, फिर प्लस उसके ऊपर हेयर स्टाइलिंग उसी हिसाब से होगी तो ही वो चीज़ अच्छी निकलेगी। अदरवाइज आप अगर कुछ भी कर लें तो वो चीज़ मज़े की नहीं निकलेगी। ताज साहब, कभी ऐसा हुआ कि फनकारों ने या किसी अमले के दीगर फर्द ने आपको इतना परेशान किया हो कि आपने प्रोजेक्ट नामुकम्मल छोड़ दिया? नहीं, ऐसा तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ मेरा। होता है ऐसा, कभी कभार लेट आते हैं आर्टिस्ट ना, थोड़ा सा लेट हो जाता है तो हमारा शेड्यूल थोड़ा सा चेंज होता है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि लोकेशन पे या जिस निजी चैनल के साथ मैं काम कर रहा हूँ, कोशिश मेरी होती है कि मैं ही सबसे पहले पहुँचूँ, क्योंकि स्टडी करना पड़ती है मुझे थोड़ा। हर डायरेक्टर को अपना हिसाब किताब से स्टडी करनी पड़ती है कि हमने ये सीन अगर यहाँ पे करना है तो यहाँ अच्छा लगेगा, क्योंकि राइटर अपने हिसाब से उसमें लिखता है, हर चीज़ देखता है, तो ये होता है कि थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं वो। शारिक, ये बताइए कि आप जब स्टिल फोटोग्राफी करते होंगे तो यकीनन इमेजिनेशन जब होती है जिसके पास, ऑब्जर्वेशन जिसके पास होती है, तो वो फुल इन्वॉल्व होता है। ऐसे में अगर कोई मॉडल लेट पहुंचे या कोई कमी कसर रह जाए कहीं, तो आपकी जो कंसंट्रेशन या जो इमेजिनेशन की जो पावर, जो आप पूरा फोकस किए हुए होते हैं, तो उस पर क्या असर होता है? देखिए, आजकल तो ऐसा है कि अक्सर ये ऐसा होता है कि हमने सुबह फजर के बाद का कॉल टाइम रखा हुआ है और हमने कॉल टाइम दे दिया, सब पहुंच गए, अब मॉडल्स को फ़ोन कर रहे हैं और वो फ़ोन नहीं उठा रही है। अब उस मॉडल के साथ हमने सारे शूट प्लान की हुई है, उसको सारी ब्रीफिंग दी हुई है, अब वो एंड टाइम पर फ़ोन नहीं उठा रही है। तो इस सिचुएशन में हम फिर टेम्पो थोड़ा सा टूट जाता है पूरी टीम का कि यार अब नई मॉडल आएगी, और फिर वो एनर्जी जो होती है ना पूरी टीम की, वो डाउन हो जाएगी। अब नई मॉडल को उठाएंगे, एक तो सबसे पहले हमारा टाइम गया। अगर हमने सनसेट कैप्चर करना था तो अगर हमने सनराइज कैप्चर करना था तो वो सनराइज तो आ गया ऊपर, अब वो मॉडल दूसरी आ रही है, तो अब वो चीज़ तो हमारी ऑलरेडी गई। अब या तो हम शूट अगले दिन पे ले जाएं सनराइज की वजह से, या फिर हम वो सीन ही कट कर दें। यानी अगर हमें एक पिक्चर लेनी है, सन ऊपर आ रहा है और मॉडल खड़ी हुई है, अगर वो मॉडल नहीं आई तो गया आपका सीन, तो उससे सारा टेम्पो टीम का टूट जाएगा। अब वो नई मॉडल को आएंगे, ब्रीफ करेंगे, या तो हम शूट वाइंड अप कर दें, फिर वो मॉडल होती रहेगी। तो मैं मॉडल से भी ये बोलूँगा, अक्सर मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मॉडल्स एंड वक्त पे फ़ोन नहीं उठाती हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। दूसरे की पूरी टीम, पूरी मेहनत उसकी सब ज़ाया हो जाती है आपकी एक नींद की वजह से। पंक्चुअलिटी और कमिटमेंट की बहुत अहमियत है ज़िंदगी में, और ये हर शोबे में हमें चाहिए होती है, चाहे वो मीडिया का शोबा हो। और इस चीज़ की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि किसी भी काम और प्रोजेक्ट की कामयाबी का इन्हिसार इस पे होता है। ताज साहब, ये बताइए कि इतने बिज़ी शेड्यूल में से, लाइफ में से, क्योंकि डायरेक्टर जो है उसका दिन रात का कुछ नहीं होता कि वो किसी भी वक्त जो है वो काम पे बुलाया जा सकता है, तो फैमिली के लिए कैसे टाइम निकालता है? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है और बहुत मुश्किल होती है हम लोगों को, लेकिन ये कि मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ को। शेड्यूलिंग इस तरह से हम बना लेते हैं कि जी जब रिकॉर्डिंग होती है तो ऑब्वियसली ये तो कहने की बात ही नहीं है कि जी हमारा कब आने का टाइम है, कब जाने का टाइम है। तो फैमिली खुद इन चीज़ों को समझती है, और खुद ही बच्चे हैं मेरी वाइफ हैं, मेरे चिल्ड्रन हैं, वो सब इस तमाम चीज़ों को मैं खुद ही मैनेज कर लेते हैं कि हाँ जी, थैंक यू। मैं इस मामले में थोड़ा सा लकी हूँ कि वो खुद ही चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं, समझ जाते हैं। हाँ जी, नहीं अब भी जो हैं वो सुबह को जाएंगे तो हम सो रहे होंगे या हम जाग रहे हों, जब भी रात का उनको कुछ टाइम का पता नहीं होता कि कब तक आना है। लेट नाइट बहुत हो जाती है, 2 बज जाते हैं कभी रात के, तो आकर हमें जागना ही रहता है। वो
जो नेक्स्ट डे की जो टेंशन होती है वो हमारे पास उसी वक्त वो ही चलती रहती है। तो हम सोते नहीं है बिल्कुल भी, जिस दौरान रिकॉर्डिंग होती है बिल्कुल भी हम नींद नहीं लेते हुए। तो वो यही होता है कि फिर सुबह को निकलना होता है। तो जब स्पेयर टाइम होता है तो बिल्कुल फैमिली के साथ ही होते हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। शारिक, ये बताइए कि मीडिया का जो प्रोफेशन है, स्टिल फोटोग्राफी जो है अगर उसको कहें हम, तो ये 9 to 5 जॉब नहीं है और इसमें फैमिली को टाइम देना, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना, फैमिली शिकायत करती होगी यकीनन। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि मेरी फैमिली तो अब मेरे घर में मेरा खाना ही नहीं पकता है। यानी कि आज भी मैं अगर आपको बताऊं तो 3 महीने हो गए मैंने डिनर घर पे नहीं किया। सिर्फ मैं सुबह उठता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद मैं घर से निकल जाता हूँ और वापसी कुछ नहीं पता होता। अक्सर रात को मम्मा की कॉल आती है कि आज आओगे भी नहीं आओगे। अब रिसेंटली मेरी यानी कि एंगेजमेंट हुई है तो मेरे जो ससुराल वाले थे वो भी पूछ रहे, तो मैंने अम्मी को यही बोला, मैंने बोला यार उनको ये बता दें कि इसके पास टाइम नहीं है। तो अब अक्सर जो मेरी फैंसी है वो उनको भी एतराज होता है कि यार आप उनका ताल्लुक मीडिया से नहीं, उनका बिल्कुल भी ताल्लुक मीडिया से नहीं है। तो वो बहुत यानी स्ट्रगल था, उसमें काफी इन्फ्लेक्शन आई थी कि यार मीडिया और ये वो। तो खैर अब जाके वो थोड़ा सेटल हो रहे मामला कि उनको समझ आ रहा है कि इसके पास टाइम नहीं है। यानी कि सुबह निकलने का तो वक्त है, वापसी का कुछ नहीं पता कि घर जाना भी है या ऑफिस में ही रुकना है। क्योंकि हमारा टाइम ऐसा होता है कि अगर आज शूट किए ना, बहुत सारे क्लाइंट्स को कल सुबह चाहिए। अब वो ये नहीं सोचता कि इनको घर जाना है, ये कैसे करेंगे, उनको देना है तो देना है। क्योंकि हमारा जो फैशन का काम है वो ज्यादातर ऐसा होता है कि कैटलॉग्स होती हैं और उनको लॉन्च करनी होती है। अब वो डेट उन्होंने अनाउंस कर दी है तो उनको हर हाल में लॉन्च करनी है। और ये जो शूट्स होती हैं हमारी ज्यादातर ये एंड वक्त पे आती है, यानी कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो उसमें हमारे को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ताज साहब, शो बिजनेस की दुनिया रंगीन दुनिया है और आए दिन इसमें नित नए चेहरों का इजाफा होता है। तो कभी आपकी शरीका हयात इनसिक्योर हुई या उन्होंने ऐसी कोई बात की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, पहले ही मैंने उनको ये बता दिया था कि मेरी जो लाइफ है, ये शोबिज़ वाली लाइफ है, इसमें बहुत सारे फ्रेंड्स भी मेरे हैं, बहुत सारे एक्टर्स और फीमेल भी होंगी, मेल भी हैं। तो मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा आपको ना इस बात के लिए। और ये आपका एटीट्यूड है मेरे साथ कैसा, कि किस तरह से आप मुझे अपने साथ अपनी एडजस्ट करती हैं तमाम चीज़ों को। तो ऐसा सच मेरे साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी जो लाइफ है शोबिज़ की, उसमें मुझे एक्टर से ही मतलब उसकी कंसंट्रेशन मेरी एक्टर की हैसियत से होती है। मतलब ये नहीं होता कि जी मैं बाद में उनके साथ थोड़ा बहुत दोस्ती, वो तो रहती है, वो तो एक अलग सा मैटर है। लेकिन ये कि आप अपने तौर पे जिस तरह से उनके साथ रहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह से रहें उनके साथ। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, मुख्तसर ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, चलते हैं ब्रेक की जानिब।